नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल असाटी एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, आर्थिक गतिविधियाँ, ये तमाम बातें जो आपके आर्थिक जीवन को, देश के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। आपने हमेशा अक्सर सुना होगा कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पेपर में रोज आते हैं। जीडीपी, कहीं कुछ, कभी गरीबी, कभी बेरोजगारी, ऐसे ऐसे हमारे पास अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य 3 क्षेत्रों का वर्णन हमको मिलता है जिसकी हम कैटेगरी बनाते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है हमारे पास तृतीयक क्षेत्र, जिसको सरल भाषा में बोला जाता है क्या, सेवा क्षेत्र। इसी सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बैंकिंग, जो हमारे सर्विस सेक्टर का या तृतीयक क्षेत्र का भाग है। बैंकिंग में जानने के पहले कुछ हमको बैंकिंग इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। जब आप बैंकिंग देखते हैं तो आपके सामने बैंकिंग से जुड़े हुए विभिन्न सवाल, विभिन्न बातें दिमाग में आती हैं। सरल परिभाषा यदि बताई जाए तो आप बोल सकते हैं कि वित्तीय लेन देन जिस तंत्र में संचालित होता है, जिस सिस्टम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे पास बैंक हमें ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, बदले में हमसे मूलधन के साथ ब्याज लेते हैं और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आखिर ये बैंकों की इतनी ज़रूरत क्यों है? जाहिर सी बात है, यदि आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, आपको कोई कार्य करना है या आपके घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी हो, तो एक मानव सोच के नाते उधारी मांगना हमको शोभा नहीं देता। हम संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं उधारी लेने। इसीलिए एक सिस्टम आया बैंक, जहाँ पर आप ले सकते हैं उधारी, वहाँ पर आप ब्याज दीजिए, उनका पैसा चुकाइए और बदले में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आप करिए। सबसे बड़ी बात, भारत में इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान थी, जिसे हम ऋण व्यवस्था के रूप में जानते थे। कौन सी व्यवस्था? ऋण व्यवस्था। साहूकारी, महाजनी, ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी, परंतु इन व्यवस्थाओं में संगठन का अभाव था। यहाँ पर कोई प्रॉपर संगठन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। याद रखिए इस बात को, अंग्रेज, उसके पहले अगर हम देखा जाए तो अन्य यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे। ये व्यापार करने आए थे, इन्होंने एक रास्ता खोज दिया। फिर उसी क्रम में आगे चलकर कई शक्तियाँ आई जिसमें से अंग्रेज भी थे, परंतु अंग्रेज़ों ने व्यापार के साथ साथ हमको गुलामी की दास्तान में ढकेल दिया। इस बारे में चर्चा हम इतिहास में करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अंग्रेज़ों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए बैंक बनाने प्रारंभ किए। तो बैंक अल्टीमेटली आपको फाइनेंस करते हैं। ऋण वैदिक शास्त्रों में या प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऋण, कर्ज, आज अंग्रेजी में आप देखते हैं एक शब्द आता है लोन, उससे भी अच्छा शब्द आपके सामने क्या है? फाइनेंस। यदि हम ऋण व्यवस्था की बात करें तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, ऐसे बहुत सारे ऋण हमको इतिहास में मिलते हैं। और ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने मातृ ऋण को नहीं चुका सकता, उसके अलावा सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के कर्म किए जाते थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले चार्वाक नाम का एक दर्शन शास्त्री था। उस व्यक्ति ने बोला था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी पिए। इस बात का मतलब है कि यदि आपको ऋण लेकर भी अपने कार्य पूरे करना पड़े तो कार्य पूर्ण करें। हजारों साल पहले लोग इसे नहीं समझ पाते थे, लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति पागल है या कुछ भी बोल रहा है, परंतु आज समझ में आ रहा है हमारे देश में कि ऋण व्यवस्था कितनी मायने रखती है। इसने एक पूरा सिस्टम जनरेट कर दिया जिसको आप जानते हैं बैंकिंग के नाम से। वो ऋण, वो लोन, वो फाइनेंस
90% ऑफ योर टास्क परफॉर्म्ड बाय योर लोन्स। आज 90% कार्यों के लिए लोग लोन लेने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर कितना तेजी से उभरता जा रहा है। लगातार बैंकों की ब्रांचेस खुलती जा रही है। अब तो कहानी हमारी डिजिटल पेमेंट पर आ चुकी है, यूपीआई पेमेंट पर आ चुकी है, और न जाने कितने आयाम जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने विभिन्न कक्षाओं में अर्थव्यवस्था की, कि बिटकॉइन तक हम पहुंच चुके हैं। छद्म मुद्रा का प्रयोग होने लगा है। यहाँ पर आपको शुरुआत की जा रही है जब बैंकिंग सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस होना था भारत में। तो चार्वाक का स्टेटमेंट याद रखें, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर भी अपने कार्य पूरा करना पड़े तो करें। लोग सोचते थे कि वो पागल है। आज भी हम जानते हैं उधार लेना पाप है, कर्ज लेना पाप है। कोई कर्ज लेना नहीं चाहता, परंतु कई बार इंसान के जीवन में ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि उसे आवश्यकता पड़ती है। यही तमाम बातें अंग्रेजों के आने के बाद, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया। पहला बैंक बनाया गया 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे बनाया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, और यह स्थापित किया गया था कोलकाता में, बंगाल में, क्योंकि अंग्रेजों का प्रारंभिक क्षेत्र जो था, कार्य क्षेत्र, वो बंगाल था। कोलकाता में जब ये बैंक स्थापित हुआ तो अपने आप में भारत में एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु यह बैंक ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और असफल हो गया। तो भारत का पहला बैंक आपसे पूछा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया किसने? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में, परंतु यह क्या हो गया था? असफल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों ने देखा कि अभी भी संगठन में सुधार करने की आवश्यकता है। इस नाते 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया। 1840 में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। अंग्रेजों के जो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, याद रखिए वो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र, यदि हम इस भारत के नक्शे की बात करें तो यहाँ पर है बंगाल, यहाँ पर है बॉम्बे और यहाँ है मद्रास। इन 3 प्रमुख क्षेत्रों ने अंग्रेजों को अथाह संपत्ति और समृद्धि दी। यहाँ पर उन्होंने अपने बैंक बनाना शुरू किए। ये 3 बैंक स्थापित हुए और बैंक नियमित रूप से कार्य करने लगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत में कैसे बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये पूछा जाता है आपसे, बैंक ऑफ बंगाल कब स्थापित हुआ? 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। आगे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है आपके सामने, वह यह है कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर आगे चलकर 1921 में हमारे यहाँ एक बैंक बनाया गया जिसे बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोला गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही बैंक आगे चलकर स्टेट बैंक बनेगा। कैसे बनेगा वो तमाम बातें मैं आपको बताऊँ। याद रखिए, अर्थव्यवस्था में छोटे से छोटे विचार को समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, व्यवहारिक होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि एक परिवार में 2 भाई हैं और एक भाई अच्छी नौकरी करता है और एक भाई बेरोजगार है या उसकी छोटी नौकरी है, तो उन दोनों भाइयों की परिवारों को देखिए, उनकी बीवी बच्चों का रहन सहन देखिए और ताउम्र होने वाली प्रतिस्पर्धा को देखिए, तब आप अर्थव्यवस्था विषय और उससे जुड़े हुए बातों को समझ पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगले टॉपिक की ओर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो शुरू करते हैं आरबीआई। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सामान्य तौर पर आप इसे जानते हैं आरबीआई। सबसे पहले आप इस तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई का उद्देश्य क्या है, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। भारत में महसूस हुई आवश्यकता, आपने वो कहावत सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता आविष्कार की जननी। जब आवश्यकता महसूस हुई तो सरकार को लगा कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक। यहाँ सरकार से तात्पर्य किससे है? अंग्रेजी शासन से या ब्रिटिश शासन से, क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था।
अंग्रेज़ों ने हमारा बहुत शोषण किया, हम सभी जानते हैं। हमारे देश की अथाह संपत्ति विदेशों में जाने लगी। ये तक कहा जाने लगा कि ब्रिटिश शासन पद्धति में ऐसी कोई खास बात है जो गंगा नदी का समस्त सोना निकाल कर लंदन की टेम्स नदी में उड़ेल देती है। अर्थात भारत का सोना खींच खींच के ले जा रहे थे कौन? अंग्रेज। इसी क्रम में जब बैंक का निर्माण हुआ तो ऐसा बैंक चाहिए था जो सभी बैंकों को कोऑर्डिनेट कर सके, ऐसा बैंक चाहिए था जो अन्य बैंकों को ऋण प्रदान कर सके। ये तमाम बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। अब यहाँ पर आवश्यकता हुआ, ब्रिटिश शासन की बात हुई, बैंकों के नियमन की बात हुई। दूसरी तरफ आपको ध्यान में रखना है कि अभी भी हम गुलाम हैं। जब आरबीआई की स्थापना हो रही थी उस समय भी हम क्या हैं? गुलाम। हमारा ध्यान आज़ादी की ओर लगा है, लेकिन अंग्रेज़ों का ध्यान अपने व्यवसाय और अपने बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया। इन समितियों ने समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फाइनलाइज करते हुए, एक निर्णय लेते हुए हिल्टन यंग आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का विद्यार्थियों? ध्यान से याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग। यह हिल्टन यंग आयोग जो है, इसने केंद्रीय बैंक बनाने को लेकर अपनी सिफारिश दी। यह आयोग 1926 में आया, इसने कार्य किया, इसने रिपोर्ट दी और बोला कि भारत में एक केंद्रीय बैंक जरूरी। केंद्रीय बैंक यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नहीं, केंद्रीय बैंक मतलब एक सेंट्रलाइज्ड बैंक जो भारत के तमाम सभी बैंकों को जोड़ सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक जांच समिति गठित की गई, उसने सिफारिश दी। अंततः हमारे यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट आरबीआई अधिनियम 1934, ये याद रखना है। कब बना था? 1934। आरबीआई एक्ट, अधिनियम, उसमें विभिन्न धाराएं जोड़ी गई और उसी के अंतर्गत ये बताया गया कि भारत में एक केंद्रीकृत बैंक होगा जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। और इसकी स्थापना कब से हुई? तो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, 1935। एक्ट बना 1934, स्थापना हुई 1935, 1 अप्रैल। बहुत सामान्य डेट है, आप इसको याद रख सकते हैं। अप्रैल फूल भी मनाते हैं, कुछ बात नहीं। अपने आरबीआई बना, ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935। और इस बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। भारत इस समय गुलाम था, गवर्नर भी जो बने वो अंग्रेज बने, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके समय सर सीडी देशमुख जो हैं, ये आरबीआई के गवर्नर थे, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले इनकी नियुक्ति हो चुकी थी और इन्होंने कार्य किया। गवर्नर, वर्तमान गवर्नर की यदि हम बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर आप सभी जानते हैं, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, या हम इसे कह सकते हैं बैंकों का भी एक बैंक। बैंकों का बैंक कहने का तात्पर्य विभिन्न बैंकों को कोऑर्डिनेट करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसी क्रम में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949, जब भारत आज़ाद हुआ। कब? 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद होता है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। भारत में विधिवत रूप से एक संस्था स्थापित हुई जिसने अपनी ऋण सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का रुख बदल दिया। आज हमने जो देखा, ये पूरा हमने देखा बैंकिंग सेक्टर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका पार्ट 1। अगले वीडियो में मेरे दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे आरबीआई कार्य करता है, रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य। साथ में हम देखेंगे संरचना, इसके फंक्शंस और उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन तमाम बातों पर हम जानकारी करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उस सूक्ष्मतम अध्ययन, उस गहनतम विश्लेषण के लिए तैयार रहें जो आपका समय बचाए, कम समय में अधिक तैयारी। आइए, आप सभी का स्वागत है साहिल एसआरटी एकेडमी में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2। थैंक यू।